Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is प्रत्याक्षा द्विवेदी और अभी हमने आपके पार्ट ए में नेशनलिज्म इन इंडिया के नॉन कोऑपरेशन तक गांधी जी कैसे आए थे वो पूरा इशू हमने कवर किया था। खिलाफत इशू था, उसमें वो सत्याग्रह थे, रावलट एक्ट, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, ये सारी चीजें हमने पार्ट ए में कवर कर ली है। सो डू वॉच द पार्ट ए आप नहीं देखेंगे तो आपको यहाँ तक का और इसके आगे का समझ नहीं आएगा। अब हम जल्दी से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने ऑप्ट किया था। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation। ठीक है, तो अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में एस्टैब्लिश हुए हैं, ठीक है, अपने पाव जमा पाए हैं। मैंने आपको बताया था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसे चार्टर मिला था 1600 में, 1609 में इंडिया में वो प्रकट हो गई थी, जहांगीर के रूल के टाइम पे आई थी। तो उस टाइम पे जब वो प्रकट हो गई तो उसके बाद वो इंडियंस की वजह से ही अपने पाव जमा पाई थी और अभी तक टिकी भी इसीलिए थी क्योंकि इंडियंस क्या कर रहे थे, कोऑपरेट कर रहे थे। अब गांधी जी इंडियंस को ये प्रेरित करेंगे भाई बहुत हो गया कोऑपरेशन, अब नॉन कोऑपरेशन का रास्ता अपनाओ, वरना ये जितना ही हम किसी के साथ कोऑपरेट करते जाते हैं ना वो उतना ही हमारे सर पे चढ़ जाता है। ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम इफ वी रिफ्यूज्ड टू कोऑपरेट। हम बोले कि नहीं मानेंगे भाई तुम्हारी बात, तुम कुछ भी कर लो, तो कितने साल कितने महीने तक कोई तुम्हारे पीछे पड़ के वो चीज करवा लेगा, है ना। तो गांधी जी ने अब यही पैतरा अपनाया था कि भाई रिफ्यूज कर दो कोऑपरेट करने को, ताकि जो तुम्हारे ब्रिटिश रूल है इंडिया में वो कोलैप्स हो जाए, वो गिर जाए। How could non-cooperation become a movement? Gandhi ji proposed that the movement should unfold in stages। अब non-cooperation के ना आपके stages थे बहुत सारे, उसके जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था आपका बॉयकॉट। बॉयकॉट का क्या मतलब होता है? To refuse to deal and associate with people or participate in activities, buy and use things usually as a form of protest। ठीक है, तो इंडियंस को क्या करना था, इंडियंस को बॉयकॉट करना था। ये मान लीजिए आप पहला स्टेज था हमारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, तो इंडियंस को क्या करना था, सरेंडर टाइटल्स। अब जैसे बहुत सारे लोगों को ब्रिटिशर्स ने, मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं, जैसे ब्रिटिशर्स टाइटल दे देते थे, ठीक है, सर का टाइटल दे दिया किसी को नोबेल प्राइज दे दिया, किसी को कोई अवार्ड दे दिया, तो वो सारे टाइटल्स और अवार्ड वापस कर दो कि हमें नहीं चाहिए, हमने सरेंडर कर दिया। उसके बाद एंड अब बॉयकॉट मतलब त्याग देना, बिल्कुल कि नहीं यूज करेंगे, रिफ्यूज कर देंगे। सिविल सर्विसेज को, जो भी उनके लिए एज ब्यूरोक्रेट्स या फिर एज वेरियस सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे थे, आर्मी में, पुलिस में, कोर्ट्स में, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल एंड फॉरेन गुड्स, ये सब चीजों को त्याग दो। ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज, कोई भी सामान, कोई भी सर्विस, कोई भी इंस्टीट्यूशन में इंडियंस को नहीं जाना था, कोऑपरेट नहीं करना था। सिंपल सा अगर क्रक्स में बोला जाए तो ये आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। अगर गवर्नमेंट ने रिप्रेशन मतलब दबाव बनाने की ज्यादा कोशिश करी, अपने अलग अलग पैतरे अपनाए, तो फिर हम पूरा एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही लॉन्च कर देंगे। 1920 में महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। अब शौकत अली कौन था आपको पता है, अली ब्रदर्स में शौकत अली, मोहम्मद अली, इन लोगों ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था, खिलाफत कमेटी बनाई थी मुंबई में 1919। ये सारी चीजें आपको साथ में साथ रिवाइज करते हुए भी चलनी है। कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बहुत ज्यादा कंसर्न थे इस प्रपोजल के बारे में। वो ये थे कि बॉयकॉट, they were elected to boycott the council elections scheduled for November 1920 and they feared that the movement might lead to popular violence। उनको ये डर था कि अगर हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट माना और जो आपके इलेक्शन स्केड्यूल थे उसमें भी ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया तो इससे फिर से वायलेंस होगा। उनका डर भी सही था क्योंकि हमने देख लिया कि ब्रिटिशर्स मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ बहुत ज्यादा इक्विप्ड थे, स्पेशली आर्टिलरी, तो उनको गोलियां चलवाने में, बॉम्ब फेंकने में या कुछ भी ऐसी ब्रूटैलिटी करने में ज्यादा समय नहीं लगता था। इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टसल बिटवीन द कांग्रेस। ठीक है, बहुत ज्यादा टसल मतलब होता है ना डिस्कशन, और एकदम नहीं करना है कि करना है,
तो वो सारी चीजें कांग्रेस में क्रिएट हो रही थी। उसके बाद for a while there seemed no meeting point between the supporters and the opponents of movement. Finally कांग्रेस सेशन एट नागपुर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला है कि सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस सेशन में नागपुर के जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था, उसमें एक कॉम्प्रोमाइज हुआ। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया। तो आपसे पूछ सकते हैं ये वन लाइनर्स में कि कौन से सेशन में, कौन से ईयर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था आपका, उसे अडॉप्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। तो आपको ये पता होना चाहिए, नागपुर सेशन में दिसंबर में 1920 में। आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड। अब मूवमेंट पास करने जितना नहीं था, उसे इंप्लीमेंट करना, उसे स्टेजेस में अनफोल्ड करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब हम देखेंगे कि किन किन स्टेजेस में वो मूवमेंट फैला आपका। डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन दी मूवमेंट, वही आपके वेरियस जो स्टेजेस थे। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगैन इन जनवरी 1921। ठीक, दिसंबर 1920 में तो पास ही हुआ था नागपुर में। Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspiration. All of them responded to the call of स्वराज। स्वराज का मतलब क्या होगा आपका? सेल्फ रूल। स्वराज क्या होगा आपका? स्वराज, स्व मतलब खुद का और राज मतलब शासन, तो खुद का शासन, सेल्फ रूल, दिस इज व्हाट इज मेंट बाय स्वराज। और जो दो सबसे इंपॉर्टेंट पूरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में टर्मिनोलॉजीज फेमस होंगी ना, वो आपकी होगी बॉयकॉट, त्याग दो, और स्वराज अपनाओ, सेल्फ रूल। ठीक है, अब देखिए, पर अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो मैंने आपको स्वराज का एक कॉमन मतलब बता दिया, बट अब हर इंसान के हिसाब से ना स्वराज का मतलब बदलता जाएगा। अब जैसे कि हर इंसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है, वैसे ही हर इंसान के लिए स्वराज का मतलब भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में डिफरेंट था। अब मूवमेंट कैसा हुआ था टाउन्स में? इट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। अच्छा, आप लोग को मैं एक फन फैक्ट बताती हूँ। इंडिया में ना मिडिल क्लास जैसा कोई एक सोशल क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ठीक है, मिडिल क्लास टर्म इंडिया में नहीं एग्जिस्ट करता था। एमर्जेंस हुआ था न्यू मिडिल क्लास का इंडिया में, ब्रिटिशर्स जब आए थे तब। मिडिल क्लास में बेसिकली कौन थे? जो पढ़े लिखे लोग थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में थे, टीचर्स थे, आपके डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे। तो ये सब जब ब्रिटिशर्स ऐसी सर्विसेज लाए, ठीक है, उसके बाद जब लोगों ने उन स्कूल से पढ़ाई करी, फिर उन्होंने वो सर्विसेज ज्वाइन करी, तो ये मिडिल क्लास जो एक सोशो इकोनॉमिक क्लास होता है, ये एमर्ज हुआ। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया में मिडिल क्लास कोई पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था। अब इंडिया में सबसे ज्यादा लार्ज मास में मिडिल क्लास ही एग्जिस्ट करता है। उसमें भी बाइफर्केशन हो गए अब तो, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। तो बैक टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। टाउन्स में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास का हाथ था आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स को छोड़ दिया, कॉलेजेस को छोड़ दिया, जो हेडमास्टर्स थे, टीचर्स थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया अगर वो कोई ब्रिटिश स्कूल था। लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी। काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट, अब देखो, हमेशा ना एक या दो वो लोग होते ही हैं जो तुम्हारा किसी अच्छी चीज में सपोर्ट नहीं करते। उनको अपने से कभी कभी बहुत ज्यादा मतलब होता है, मास से उतना मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे भी ऐसे एक दो तुम्हें एलिमेंट जरूर मिलेंगे जिसमें कोई सपोर्ट नहीं मिला, पूरा देश बॉयकॉट कर रहा था, बट उन लोगों को अलग दिखना था, अपने से मतलब था, तो इसीलिए पूरे देश ने काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट करा। मद्रास, where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt that entering the council was only way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to. इनका भी अपना सोशल रीजन था। इनको भी लगा कि एक ही मौका मिल रहा है कि हम पावर में आ सकते हैं, वरना हमेशा पावर ब्राह्मण्स के पास चली जाती है, तो जल्दी से इसमें एंटर कर जाते हैं। तो उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया। तो ये एक आपका एक्सेप्शन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही मत छोड़ देना। आपको पता होना चाहिए कि मद्रास में जस्टिस पार्टी ने नहीं पार्टिसिपेट किया था काउंसिल इलेक्शंस में, जब पूरा देश और बहुत सारी पार्टीज उसे बॉयकॉट कर रही थी।
अब देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आपके इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या असर हुआ था। फॉरेन goods were boycotted, liquor shops picketed. अब picketed का मतलब क्या होता है? A form of demonstration of protest by which people block the entrance to a shop, factory or a office. ठीक है, तो उन्होंने एंट्रेंस ही बंद कर दिया कि जब लोग जाएंगे ही नहीं तो खरीदेगा कौन। तो liquor shops were picketed and foreign cloth was burned in huge bonfires. अब आजकल तो हम bonfires enjoy करते हैं, बट ब्रिटिशर्स के राज में इंडियंस ने उनके बनाए हुए सारे कपड़े ऐसे डंप किए और bonfire बन गई। The import of the foreign cloth halved between 1921 1922 क्योंकि लोग यूज ही नहीं कर रहे थे। हम बहुत ज्यादा एडमेंट हो गए थे इस बात पे कि हम यूज करेंगे सिर्फ अपनी बनाई हुई चीजें और ब्रिटिशर्स के गुड्स को हम बॉयकॉट करेंगे। अब आप देखिए 102 करोड़ का उनका एक्सपोर्ट होता था, 57 करोड़ उनका रेवेन्यू हो गया जो वो इंडिया में कपड़े लाते थे उससे। In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textiles and handlooms went up. अब इसमें आपको स्वदेशी का भी एक एंगल दिखेगा। स्वदेशी एंड बॉयकॉट बहुत समझ लीजिए भाई भाई हैं कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया बस। अब वो पर अब ऐसा तो नहीं है ना कि कपड़ों की पूर्ति करने के लिए कोई एक सब्स्टिट्यूट भी तो चाहिए, तो स्वदेशी लॉन्च हुआ था। स्वदेशी क्या होता है? अपने देश में बना हुआ। गांधी जी ने चरखा पे खुद ही वो कपड़ा बनाना, खादी वाला सिस्टम चालू किया था। अब लोग बहुत ही ज्यादा एडमिट होकर उसे फॉलो करते थे, इसीलिए जो इंडियन मिल्स थे, हैंडलूम्स थे, उनका जो प्रोडक्शन था, उनका जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो बहुत ज्यादा ऊपर हो गया और ब्रिटिशर्स का हाफ हो गया। Khadi cloth was often more expensive than mass-produced mill cloth and poor people could not afford to buy it. अब देखिए ये क्या हुआ, डाउनफॉल अब कैसे हुआ? क्योंकि हम जल्दी जल्दी में जोश जोश में लॉन्च तो कर देते थे, बट उसके प्रोज देखते थे, उसके कॉन्स को नोटिस भी नहीं करते थे। अब खादी का कपड़ा बहुत महंगा होता था, जो एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच पीपल इजिली अफोर्ड कर सकते थे, बट जो गरीब एक किसान है या कोई गांव में ऐसे कोई वर्कर है, वो हैंडलूम वो कपड़े अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसीलिए उनको वो मिल के कपड़े ही खरीदने पड़ते थे क्योंकि वो कंपैरेटिवली सस्ते होते थे। ठीक है, how then could they boycott milk clothes for too long? Similarly, the boycott of British institutions posed a problem. For the movement to be successful, alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of British ones. अब क्या हुआ, बच्चों ने स्कूल तो छोड़ दिए, बट इंडियन स्कूल्स कोई थे ही नहीं उतने, तो इसीलिए हमें एक ऑल्टरनेटिव सेटअप बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ताकि जो बच्चे ब्रिटिशर्स के स्कूल छोड़े कम से कम वो अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट करें, वो इंडियन इंस्टीट्यूशंस में आके। These were slow to come up, so students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back work in government courts. अब देखिए जितने जोश में चीजें चढ़ी थी उतनी जल्दी ठंडी होने लगी। गलती इन लोगों की नहीं थी, गलती ये थी कि इंस्टीट्यूशंस ही इतने इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। स्कूल छोड़ा अगर ब्रिटिशर्स का, गवर्नमेंट का, तो इंडियन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ना जहां वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। लॉयर्स ने अगर ब्रिटिश कोर्ट पे अपनी प्रैक्टिस छोड़ी तो इंडियन कोर्ट्स भी वैसे होने चाहिए जहां वो अपनी लीगल प्रैक्टिस कंटिन्यू रख सके। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होने लगी थी। अब देखते हैं कंट्री साइड में क्या रेबेलियन चल रहा था। From the cities, the non-cooperation movement spread to the countryside. This drew into the fold the struggle of peasants and tribals which were developing in different parts of India. अभी शायद आप लोगों को इतने एक्सटेंसिव वे में नहीं पढ़ाएंगे, बट ट्राइबल मूवमेंट एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मूवमेंट था आपका इंडियन ब्रिटिश राज में। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे ट्राइबल्स का बहुत ज्यादा योगदान था उसमें, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स की आदत थी हर जगह घुसने की। वो उनके फॉरेस्ट में, उनके लाइवलीहुड में भी बहुत ज्यादा उनका ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस चालू हो गया था। उसके अगेंस्ट भी बहुत से ट्राइबल कम्युनिटीज ने रिटेलिएट किया था। इन अवध, ठीक है, peasants were led by बाबा रामचंद्र, जो कि एक सन्यासी थे, who had earlier been to Fiji to indentured laborer.
The movement here was against talukadars and landlords who demanded from peasants exorbitantly high rents and variety of other cesses. ठीक है, तो उन्होंने मतलब ब्रिटिशर्स के वो अगेंस्ट गए क्योंकि यहाँ पे पीजेंट्स को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, बहुत ही ऐसे एकदम इरेशनल चीजें मांग रही थी कि मतलब वही मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था, 100 रुपए की अगर उनकी कमाई है तो उनसे 200 रुपए तो वापस वसूल लिए जाते थे. Peasants had to do beggar and work at landlords' farms without any payment. As tenants, they had no security of tenure, being regularly affected, so that they could acquire no right over the leased land. So ये सारी चीजें बहुत ज्यादा गलत हो रही थी उनके साथ. The peasant movement demanded reduction of revenue, abolition of beggar, and social boycott of oppressive landlords. In many places, naid, dhobi, bans were organized by panchayats to deprive landlords of the services of even barbers and washmen. अब धोबी जो थे वो कपड़े धोते थे, नाई जो बाल काटते थे, तो इन लोगों ने मिलकर अपनी पंचायत बिठाई कि हम ब्रिटिशर्स के साथ ये सब काम नहीं करेंगे. अब देखिए, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, आपके सेक्टर या आपके एरिया में एक दिन अगर सफाई वाले भैया ना आए तो चल जाएगा, आप कचरे को अपने डस्टबिन में रख के या थोड़ा घर के बाहर रख के काम चला सकते हैं. बट अगर सब मिलकर डिसाइड कर ले, सफाई वाले जितने भी लोग हैं, तो सफाई कर्मचारी हैं, कि हम 1-1.5 महीने नहीं जाएंगे, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके घर का या आपकी लोकेलिटी में जो डस्टबिन है उनका क्या हाल हो जाएगा. तो ये बेसिक नेसेसिटीज हैं जिन्हें हम उतना रियलाइज नहीं करते, बट जब ये हमसे छिनने लगती है ना, तब हमें समझ आता है कि अरे यार, मतलब ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वैसे धोबी, बार्बर, ये सब लोगों ने अगर अपनी सर्विसेज देना ब्रिटिशर्स को बंद कर दिया तो उनके डे टू डे रूटीन में तो बहुत मेजर चेंज आने वाला था. 1920 में जवाहरलाल नेहरू began going around the villages in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievances. By October, the Awadh Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and few others. ठीक है? Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region. So when the non-cooperation movement began, the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी ने जाके अवध किसान सभा बना दी जिसमें बाबा रामचंद्र जी थे. उसके बाद आपके जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने ये सोचा कि अब जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा तो इनका मुद्दा भी हम उसमें उठा के डालेंगे ताकि एक वो वाइडर प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट हो पाए. The peasant movement, however, developed into forms that the Congress leadership was unhappy with. As the movement spread in 1921, the house of talukadars and merchants were attacked, bazaars were looted and grains hoards were taken over. अब बहुत से local leaders told peasants कि गांधी जी had declared that no taxes were to be paid and land has to be redistributed among the poor. The name of the Mahatma Gandhi was even invoked to sanction all actions and aspirations. ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो आपके ट्राइबल पीजेंट्स थे, अब देखिए जो आपके ट्राइबल्स थे ना, ट्राइबल पीजेंट्स थे, उन्होंने क्या इंटरप्रेट कर लिया था महात्मा गांधी के मैसेज को और स्वराज के आइडिया को. In the Giran Hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in the area. एक गुरिल्ला टैक्टिक्स होती हैं, ठीक है, एक ये मिलिटेंट मूव्स होते हैं, तो ये उसी का एग्जांपल है. मूवमेंट स्प्रेड हो गया था 1920s में, नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव. कांग्रेस अप्रूव नहीं था ये, बट उन लोगों ने अपने हिसाब से ना इंटरप्रेट कर लिया था चीजों को. ठीक, here as in the other forest regions, the colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits. This enriched the hill people. Not only were their livelihoods affected, मैंने आपको बताया था ना कि ब्रिटिशर्स क्या हो रहे थे इनके, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो ट्राइबल्स की पूरी दुनिया है, उनका घर, उनका खाना, उनका रहना, सब कुछ A to Z उनको फॉरेस्ट से ही मिलता है. एंड ब्रिटिशर्स स्टार्टेड इंटरवीनिंग और वो उनसे उनका ही घर छीनने लगे थे. Now, not only were their livelihoods affected, but they felt that the traditional rights were being denied. When the government began forcing them to contribute beggar for road building,
द हिल पीपल रिवोल्टेड, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि उनको दे हैव टू बी लाइक बेगर फॉर रोड बिल्डिंग, तो उनको गुस्सा आने लगा. The person who came to lead them was interesting figure. Alluri Sitaram Raju claimed that he had variety of special powers. He could make correct astrological predictions and heal people, and he could survive even bullet shots. तो ये सब क्या होते थे, आपके irrational claims कर रहे थे वो. Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he is incarnation of God. Raju talked of the greatness of Mahatma Gandhi, and he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking. But at the same time, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गांधी जी की तारीफ करी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया, लोगों को मोटिवेट किया कि खादी पहनो, पर उन्होंने क्या किया, असर्ट किया दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स एंड नॉट नॉन वायलेंस. उन्होंने एक चीज कही जो कि काफी हद तक सच भी है, क्योंकि कोई भी जंग बिना वायलेंस के नहीं जीती जाती. नॉन वायलेंस फॉलो करके किसी भी वॉर को जीतना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है. तो ये काफी हद तक उन्होंने असर्ट किया लोगों में कि बिना वायलेंस की चीजें नहीं जीती जा सकती, बट लोगों ने इसको कुछ अलग ही वे में लेके और इम्प्लीमेंट जो किया वो बहुत गलत किया. The Gijam rebels attacked police stations, attempted to kill British officials, and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj. Raju was captured and executed in 1924. And over time became a folk hero. ठीक है, उस एरिया में लोकल जो उनका एरिया था वहां पे वो फोक हीरो बन गए. अब देखते हैं हम स्वराज प्लांटेशन में कैसा था. स्वराज इन द प्लांटेशन. अब इंडिया में आपकी टी प्लांटेशन होती थी असम वगैरह के एरिया में. वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड नोशन ऑफ स्वराज. हमने आगे आपको ऊपर पढ़ा था कि स्वराज ना हर डिफरेंट कम्युनिटी डिफरेंट लोगों के लिए स्वराज का अलग अलग मतलब था. तो वर्कर्स जो थे प्लांटेशन वर्कर्स, उनका जो स्वराज के लिए अपना एक अंडरस्टैंडिंग थी वो अलग थी. फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था प्लांटेशन वर्कर्स के साथ, क्योंकि वो अपने गांव तक नहीं जा सकते थे, जितने एरिया में वो काम करते थे बस उतने में ही उन्हें रहना था. तो उनके लिए स्वराज का मतलब था कि कम से कम जिस बंधन में उन्हें एक बेफालतू के बंधन में उन्हें बांध रखा है वो उससे आजाद हो सके, अपने घर जा सके, अपने गांव जा सके, अपने लोगों से मिल सके. उनके लिए स्वराज का ये मतलब था. अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1959, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव टी गार्डन्स. ठीक है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 में विदाउट परमिशन, एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशंस. ठीक है, तो वो टी गार्डन छोड़ के भी नहीं जा सकते थे. When they heard of non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home. Cooperate करना उन्होंने बंद कर दिया था. They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. अब उनको ये लग रहा था, उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि गांधी जी का राज आ रहा है और सबको अपने अपने गांव में जमीनें मिलेंगी. However, never reached their destination, stranded on the way by a railway and steamer strike. They were caught by the police and brutally beaten. अब क्या हुआ था, रेलवे और स्टीमर स्ट्राइक चल रही थी तो अपने घर तक जा भी नहीं पाए बेचारे, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया, बहुत बुरी तरह मारा और ये सारी चीजें उनके साथ हुई. In visions of these movements were not defined by Congress program. They interpreted the term Swaraj in their own ways, imagining it to be time when all suffering and all troubles would be over. तो स्वराज कांग्रेस ने तो सेल्फ रूल होम मतलब अपना राज, इंडियंस का राज करके लॉन्च किया था, बट सबने अपने अपने तरीके निकाल लिए स्वराज के. उनको लगा कि उनके सारे सफरिंग, सारी प्रॉब्लम्स स्वराज से खत्म हो जाएंगी, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स जो थी. Yet, when the tribals chanted Gandhiji's name and raised slogans demanding Swatantra Bharat, Azad Bharat, Independent India, they were also emotionally relating to all Indian agitations. When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement that of the Congress, they were identifying with the movement which went beyond the limits of their immediate locality. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था चौरी चौरा का 1922 में. चौरी चौरा एक गांव है गोरखपुर के पास उत्तर प्रदेश में.
यहाँ पे जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे ना, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पूरे पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, जिसमें बहुत सारे ब्रिटिश पर्सनल्स मारे गए थे। At Chauri Chaura in Gorakhpur, a peaceful demonstration in a bazaar turned into violent clash with the police. Hearing of the incident, Mahatma Gandhi called a halt to the non-cooperation movement. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड कैसा हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में के बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब महात्मा गांधी को लगा कि कुछ ज्यादा ही वायलेंस हो गया है ये नॉन कोऑपरेशन के नाम पे, इसलिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया, उसे हॉल्ट पे ला दिया। इसके बाद आता है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि हम अगले चैप्टर में आपके कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समझ आया होगा। अगेन, जस्ट द वे आई सेड इट इन द प्रीवियस वीडियो, टेक हिस्ट्री एज अ स्टोरी, कंसिडर इट एज अ स्टोरी, मेक योर नोट्स, हाईलाइट dates, names, places and commissions, whatever came, whatever acts came, and revise it ताकि आपको एग्जाम में आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम इस चैप्टर के 3rd पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।